आज मेरे साथ बदरस में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको अनुभव हुए हैं और सीधे उनसे पूछने का अवसर है। मन जैसा हम सभी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर ये आत्मा कहाँ है? आत्मा हमने कभी फील नहीं की है, हमने देखा नहीं है, हमने छुआ नहीं, हमने महसूस नहीं किया। मैं इसको समझना चाहूँगा। हम किसी भी चीज को फील तब कर सकते हैं जब वो हमसे अलग हो। तो मैं अपने आप को कैसे फील करूं? जो आजकल हम बुद्ध को जिस तरह से चित्रित करते हैं, जब आपको अनुभव हो रहा है तो आप इसी तरह से बुद्ध से मिल रहे हैं या वो कुछ अलग एहसास है, अलग अनुभव? बुद्ध का चेहरा कैसा दिखा, और इसको जब हम गूढ़ आध्यात्मिकता में, जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी के हिसाब से समझते हैं, देखते हैं। मैंने कहीं सुना कि पत्री जी कहते थे कि गोली को गोली मारो, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो मैं एक डॉक्टर से ही मैं पूछ रहा हूँ कि जो हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं और आपका अपना एक प्रोजेक्ट है जीरो बजट हेल्थ, जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी को समझने लग जाते हैं तो वो एनर्जी इतनी पावरफुल है जो हमारे 7 चक्रास में बह रही है। इन चक्रास को एक्टिव करके, बैलेंस करके आप हर तरह की हीलिंग को पा सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन में 85% बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर को हम मेडिटेशन फोकस्ड लाइफ स्टाइल से, कॉन्शसनेस फोकस्ड लाइफ स्टाइल से बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर एस रंजन का जो पिछला जन्म है, या कितने कन्विक्शन के साथ वो ये बात कह पा रहे हैं, बिना डेथ के फिर ये यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। मैं आगे का नहीं अभी पूछूंगा, लेकिन जो पीछे हो चुका है वो यात्रा मैं आपसे जरूर जानूँ। आपके माता पिता या ग्रैंडफादर में कोई है जो शरीर से छोड़ के जा चुके हैं? हम में से ज़्यादातर लोग पॉजिटिविस्ट हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। दरअसल पॉजिटिविज़्म वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में एक वैचारिक धारा है जो ये कहती है कि अगर आप पॉजिटिविस्ट हैं तो आप सिर्फ उन चीज़ों में यकीन करेंगे, आपके लिए रियल सिर्फ उतना ही होगा जो आपके 5 सेंसेस से परसीव होता है। जो कुछ भी आपके 5 सेंसेस से परसीव नहीं होता वो उसको रियल नहीं मानते। लेकिन ये संसार, ये दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितना हमारे 5 सेंसेस से परसीव होता है। अचानक मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? आज बतरस में मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज बतरस में जो मेहमान हैं, जब वो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे तो उनको सब कुछ पढ़ने को मिला। बॉडी पार्ट्स पढ़ने को मिले, ऑर्गन्स पढ़ने को मिले बॉडी के, उसके सारे फंक्शंस जानने को मिले, मल फंक्शनिंग भी जानने को मिली, लेकिन उनको मन के बारे में पढ़ने को नहीं मिला। और आप और हम जानते हैं कि मन होता है जो लगातार बड़बड़ करता रहता है, हम उससे बातें करते रहते हैं। आप बतरस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर एस रंजन, और आपके बारे में 2 चीज़ें मैं जान पाया हूँ। वो ये कि आप अथाह ज्ञान है आपके पास और अथाह विनम्रता है आपके व्यक्तित्व में। अब मैं करने ये वाला हूँ कि आपकी विनम्रता का लाभ लेते हुए, चूँकि आपका परिचय कराना मेरे लिए काफ़ी कठिन है, तो इसी विनम्रता का लाभ उठाते हुए मैं आपसे आग्रह करूँगा, शायद आपके लिए कठिन प्रश्न होगा। मैं आपसे पहला प्रश्न ही ये पूछूँगा कि आप कौन हैं? आप अपना परिचय कराएँ। डॉक्टर एस रंजन। तो परिचय करने का जो आपने आग्रह किया और उसमें आपने मुझे संबोधन दिया, डॉक्टर रंजन, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, और उस अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी स्पिरिचुअलिटी का मेन आधार रखते हुए मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, ट्रेनर हूँ, और साथ ही साथ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का मैं एक एक्टिविस्ट हूँ कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस फैलनी चाहिए, लोग बेहतर जिंदगी जी सकें थ्रू द मीन्स ऑफ रेजिंग कॉन्शसनेस। चेतना का उत्थान जब हो तो वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य पा पाएंगे। तो यह इस तरह के अप्रोच बहुत कम हो रहे हैं। मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में मेरा अप्रोच है एनर्जी मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेडिसिन जी, और साथ ही साथ मैं मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, BKS ट्रेनर हूँ, भारतीय नॉलेज सिस्टम जी, जी। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ। तो आप MBBS डॉक्टर हैं,
ये आपका सिर्फ एक छोटा सा परिचय है, लेकिन मैं बतरस के लोगों के लिए पूछूंगा सर कि ये शब्द सुन रखा है हम लोगों ने, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, शायद हम थोड़ा बहुत समझते भी हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहूँगा, जब आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ, तो दरअसल आपका मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, पहले हम इस वर्ड को समझें जो स्पिरिट से जुड़ा है, जी, यानी कि आध्यात्मिकता, जो आत्मा है, आत्म तत्व। अगर हम स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं। अच्छा। हर एक व्यक्ति अपने रियल नेचर को, जो वो जन्म से पहले भी है, अच्छा, और मृत्यु के बाद भी रहेगा, उस रियल नेचर को, इटर्नल नेचर को कॉन्शियसली मेडिटेशन के थ्रू रियलाइज कर ले। उस इंटेंशन से, उस मोटिव से मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ, और मेडिटेशन का हेल्थ में उपयोग करता हूँ कि लोग अपने हेल्थ को थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चक्रा वर्क, एनर्जी वर्क, स्वर योग, कलर थेरेपी के माध्यम से अपने हेल्थ को भी अच्छा रख सकें। तो जो मैंने समझा सर कि जो अपनी आत्मा को जानता है वो स्पिरिचुअल है। जी। तो अगर मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूं, मैं अपने मन को जानता हूं सर, ठीक है, मैं उसको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन कुछ अंदर है जिससे मेरी बात लगातार चलती रहती है। मैं कई बार उसकी बात मानता हूं और कई बार वो मेरे पे दबाव डालता है कि वो जो कहता है मैं वो करूं, और अगर कुछ मन का नहीं होता है तो उसे बुरा लगता है या मुझे बुरा लगता है, मैं फ़र्क नहीं कर पाता, लेकिन कुछ मन जैसा है, मन जैसा हम सभी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर ये आत्मा कहाँ है? आत्मा हमने कभी फील नहीं की है, हमने देखा नहीं है, हमने छुआ नहीं, हमने महसूस नहीं किया। मैं आपकी आत्मा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी खुद की आत्मा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसको समझना चाहूँगा। देखिए, हम किसी भी चीज़ को फील तब कर सकते हैं जब वो हमसे अलग हो। अब ये पानी है, इस पानी को मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझसे अलग है। अगर पानी ही मैं हूँ, अच्छा, तो मैं अपने आप को कैसे फील करूँगा? ओहो, तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी को, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, है ना। हमें स्वयं को जानना है। तो सोल इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें स्वयं को ही जानना है, हम वास्तव में क्या है। हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमको लगता है कि मैं ये चेहरा हूँ, लेकिन ये चेहरा तो बदलता रहता है। और जब हमारे जन्म से पहले की जो अवस्था है, उस समय तो कोई चेहरा नहीं है। तो ज़ेन में, ओशो के मेथड में यह भी आता है कि अपने उस चेहरे को देखो जो तुम्हारे जन्म से पहले का था। तब हम नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, अशरीरी चेतना, पराभौतिक चेतना के अनुभूति में, साक्षात्कार में हम जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आत्मा जब हम पैदा होते हैं या जब से हम गर्भ में आ जाते हैं, उसके पीछे की जो यात्रा है आत्मा की, वो हमें स्मृति में नहीं है, हमें याद नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात मैं मानूं तो इसका अर्थ ये है कि हमारी यात्रा बहुत पीछे से है। हाँ, यह तो हमारी जो भारत की सनातन ज्ञान परंपरा है ना, सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में इस बात को तो हम मानते ही हैं। हमारे कई जन्म होते हैं जी। भगवत गीता में भी यह बात आती है ना, बहुनी जन्मानी तवा चार्जुन, अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। ये तो हमारे कल्चर में भी है कि हम कई जन्म लेते हैं, लेकिन उस जन्म की प्रक्रिया को हम कॉन्शियस, हम उसके प्रति नहीं है। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में यह बहुत जन्मों की जो बातें हैं वो नहीं आती जी। हाँ, फिलोसफिकली जब हम थोड़ा चिंतन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब यह बात आती है कि हम तो कई जन्म वाले हैं। तो जब हम ध्यान साधना के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जब हम इस आत्म साक्षात्कार हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन, तो यह बिल्कुल आम बात हो जाती है। अभी आप अपने आप को जैसे श्री समझते हैं जी, एक जी। टीचर के रूप में आप समझते हैं, तो इससे अधिक आप अपने आप को चेतना के रूप में या आत्मा के रूप में जानेंगे।
तो कारण समझ में नहीं आता सर कि अगर हम आत्मा रूप हैं, मूल स्वभाव हमारा अगर वही है, तो प्रकृति ने इसे भूलने की व्यवस्था क्यों की है? मेरे ख्याल से याद होता तो ज़्यादा सार्थक होता। नहीं, देखिए ये एग्ज़ाम अगर आपको देना हो हम्म, तो वहाँ पर आप नोटबुक खोलकर एग्ज़ाम तो नहीं देते। हम्म, आप एग्ज़ाम दिलवाते हैं बच्चों के, आप होते हैं एग्जामिनर, हम्म, तो क्या कभी अलाउ होता है? नहीं होता है। हम्म, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गेम, जिसको सनातन परंपरा में लीला कहते हैं, है ना। ये भगवान की लीला है ना, या कहें ब्रह्म की लीला है। जी, ज़्यादा अच्छा शब्द ब्रह्म हो जाएगा, हम्म, कि हम अपने आप को भूलते हैं और फिर मानव जन्म में आकर, मानव शरीर में आते ही हम अपने आप को भूल गए। साधना करते हुए जब हम अपने आप को रिमेंबर कर लेते हैं, रिमेंबर वर्ड भी अच्छा है, रिमेंबर, पुनः याद कर लेते हैं, तब यह आनंद आता है। बीइंग मेंबर ऑफ दैट ग्रेट एक्सपीरियंस। यस, तो यह आनंद की अनुभूति देता है ना? अगर हमें इसको ऐसे भी हम समझे कॉन्ट्रास्ट, अगर हमारे जीवन में हर दिन अगर सुख ही सुख है तो उसके वैल्यू नहीं है। जब दुख भी आता है तब सुख का वैल्यू होता है। जब अंधेरा भी आता है तब हम लाइट को अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो जब हम अपने आप को भूलते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस बनता है, और फिर हम अपने रियल नेचर को, रियल एक्सपीरियंस को वैल्यू कर पाते हैं। अरे वाओ, मैं ये हूँ। दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो मुझे एक बात बताएं सर कि मान लीजिए कि मेरी आत्मा की एक यात्रा है पिछले जन्म की, और मैंने कुछ गलतियां की हैं और मैंने कुछ सीखा भी है। अब अगर मुझे वो स्मृति बनी रहती तो कम से कम वो गलतियां दोहराता नहीं। हाँ। अब नए लर्निंग को लेने के चक्कर में ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पुरानी गलतियां दोहराता रहूं। यस, ऐसा होता है। तभी तो इससे ये जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलते रहती है। पृथ्वी ग्रह पर एक जीवात्मा लगभग 300 से 400 जन्म लेती है। अच्छा। कहीं कहीं पर जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी में 700 जन्म की भी बात आई है। तो सीखना के लिए ही तो हम आते हैं, कि हम समझ सकें कि हम जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसको मनुस्मृति में धर्म भी कहा गया है, धर्म की 10 शिक्षाएं हैं ना, तो उनका हमें पालन करना चाहिए, पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज। तो अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हमारा जो जन्म और पुनर्जन्म का जो साइकिल है वो लंबा होता रहता है। और जब जितना हम सीख लेते हैं, कॉन्शियसली पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हैं, इथिक्स को, एम्पैथी को, कंपैशन को, लव को, तो फिर हम चेतना का विस्तार होता है और हमें धीरे धीरे याद रहने लग जाता है। सर, आपसे जो अपनी बातचीत पहले भी हुई है तो उसमें आपने कई बार इंगित किया कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है काफ़ी बचपन से शुरू हो गई जी। और ओशो को आपने खूब पढ़ा है, आज भी आप पढ़ते हैं और आप उसके सजग पाठक हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई ब्लाइंड बिलीवर कहते हैं वैसा नहीं है, और ये बड़ी प्यारी बात है। तो मुझे डॉक्टर एस रंजन से जानना है कि वो कौन सा मोमेंट है, क्योंकि कई बार चीज़ें मैं आपका शिव सूत्र पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसमें आपने ज्ञान बंध की बात की है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को जानते हैं, बट जानना और महसूस करने में बहुत अंतर है। जी। तो डॉक्टर एस रंजन के जीवन में वो कौन सा मोमेंट है जहाँ पे उनको पूरा यकीन हो गया, बल्कि फील हो गया, रियलाइज़ हो गया, जो भी सही शब्द हो सर, कि हाँ आत्मा होती है? क्योंकि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भारतीय परंपरा में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आत्मा होती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन सुनते आना और अपने जीवन में उसे महसूस करना कि हाँ आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ, और कोई आत्मा जैसी चीज़ होती है जो लगातार शाश्वत है, वो रियलाइजेशन का मोमेंट जानना है मुझे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। 2006 सेकेंड ईयर ऑफ MBBS, जब मैं सोलापुर महाराष्ट्र में मैं MBBS कर रहा था, और उस समय मेरा पत्री जी से मिलना हुआ। अच्छा। पत्री जी जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर हैं। जी जी। और PSSM पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उनसे मिलने के बाद पिरामिड वैली बैंगलोर, वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा, मई में बुद्ध पूर्णिमा आती है, और बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पे बड़ा ध्यान का कार्यक्रम होता है। तो उस ध्यान कार्यक्रम में मैं सोलापुर से बैंगलोर गया, और वहाँ पर मॉर्निंग टाइम पे 3 घंटे का ध्यान होता है ना। तो उस 3 घंटे के ध्यान को देखते हुए, और पिरामिड वैली का ऐसा माहौल
होता है, खासकर बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पर, कि लोग जगह जगह पर ध्यान करते रहते हैं, कहीं भी बड़ा बड़ा सा कैंपस है और पिरामिड के अंदर, पिरामिड के बाहर, कहीं भी लोग बस ध्यान में बैठे हैं। तो उस माहौल को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अरे ध्यान इतना सहज है कि कभी भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं पर नॉइज हो रहा है, कुछ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो इस इंसिडेंट्स ने, कि जहाँ पे मैंने कई लोगों को ध्यान करते हुए देख रहा हूँ और बस वो बाहर की दुनिया से बेखबर, वो अपना ध्यान में बैठे हैं, उसने मेरे पूर्व जन्म के मेरे ध्यान के संस्कार को ट्रिगर किया और मेरे भीतर ऐसी भावना आई कि मुझे लंबा ध्यान करना है, लंबे ध्यान में बैठना है। स्वामी विवेकानंद जो अपने जीवन के अंत के पास में 36 घंटे के लिए ध्यान में बैठे थे, तो मेरे भीतर भी ऐसी भावना है कि मुझे भी वैसा ध्यान के लिए बैठना है। तो यह तो एक बहुत बड़ा टारगेट लगता है। जी। तो जब बेंगलोर से मैं सोलापुर आ गया, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम था, तो सोलापुर में मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं इवनिंग के टाइम में मेडिटेशन सेंटर चला जाया करता था। ठीक है। मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पिरामिड मेडिटेशन सेंटर था। जीसी रेड्डी एक पिरामिड मास्टर है, बहुत ही नेक इंसान है। तो वहाँ पर मैं मेडिटेशन में रेगुलर करने लगा। पहले तो मैंने 2-3 घंटे का अपना प्रैक्टिस बनाया कि मैं रोज 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहा हूँ, और फिर जब वो अवस्था आ गई तो इसको फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया, क्योंकि मुझे मेरे मन में चल रहा था कि मुझे 36 घंटे ध्यान में बैठना है। 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे अपने पीक मोमेंट में मैं 6 to 8 आवर्स एवरी नाइट मैं मेडिटेशन में बैठ रहा था। और फिर एक पूर्णिमा ऐसी आई जहाँ पे भीतर से ऐसी एकदम बिल्कुल जो बात पहली थी कि मुझे ध्यान में अच्छे से बैठना है, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग भीतर से आने लग गई, और इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं उसे नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ रोज, कि हाँ पूर्णिमा के दिन 36 घंटे ध्यान में बैठना है, पूर्णिमा के दिन 36 घंटे ध्यान में बैठना है। रिकरिंग थॉट आ रहा है। हाँ, थॉट नहीं, थॉट एक विचार होता है, इंट्यूशन, ये एक कॉलिंग है। कॉलिंग हो सकता है मेरे पूर्व जन्म के गुरु मुझे भेज रहे हो, या आध्यात्मिक कंसेप्ट आता है हायर सेल्फ, प्रज्ञात्मा, हो सकता है ये उनकी कॉलिंग हो, उनका कमांड हो। देखिए थॉट जो होता है ना, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी को मैगी खाने का थॉट आ रहा है ना, आप उसको थोड़ा सा मूवी देखने के लिए बोल दीजिएगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगेगा, तो वो हट जाएगा। लेकिन कॉलिंग नहीं, जो कॉलिंग है वो आपको डे नाइट आपके भीतर चलते रहता है, तो उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। तो वो जब अवस्था ऐसी आने लग गई, तो फिर पूर्णिमा के दिन मैंने मेडिटेशन सेंटर के बाहर में लिखा कि मैं 36 घंटे के लिए ध्यान में बैठ रहा हूँ, कृपया कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा। क्योंकि रात में ताला बंद होता है, सफाई होती है ना, तो इस तरह से मैं बैठ गया। वहाँ के जो लोग हैं वो सभी घबरा गए। 36 घंटे, क्योंकि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ पे बेंगलोर मैं MBBS सोलापुर में मैं हाँ, MBBS कर रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे नहीं है। ये लड़का क्या होगा। हाँ, बिल्कुल 36 घंटे का मतलब। जो मेडिटेशन सेंटर के ऑनर थे वो भी इंसिडेंटली अपने बिजनेस पर्पज से हैदराबाद गए हुए थे, वो भी उस रात में वहाँ पे उस दिन नहीं थे वहाँ पर। तो जो बाकी ध्यानियों हैं उन्होंने उनको फ़ोन किया, मतलब अगले दिन, मैं तो शाम में बैठ चुका था, अगले दिन मॉर्निंग टाइम में फ़ोन किया। फिर उन्होंने किसी पिरामिड जो पत्री जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है PSSM, उसके एक सीनियर मास्टर को फ़ोन किया, और फिर उन्होंने मुझे 18 घंटे के बाद ही मतलब मुझे उठा दिया कि उठ जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, स्नान करो। बाद में मतलब उन्होंने किसी चीज़ को मना, जो समझदार लोग होते हैं मना नहीं करते, बोलते हैं कि बाद में फिर से बैठना, अभी के लिए उठ जाओ। लेकिन आप 18 घंटे बैठे। हाँ, तो वहाँ आपको आत्मा शब्द से ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा अशरीरी चेतना, क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड मी, कि मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर तो है, लेकिन ये सिर्फ शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से ज़्यादा हूँ। जब तक इस अर्थ प्लेन पे ये मानव जीवन का खेल है, तब तक इस शरीर का रोल है, इसकी उपयोगिता है। लेकिन जो मैं हूँ वो तो इस शरीर के जलाने के बाद भी वो तो शाश्वत रहेगा। इनफैक्ट पीछे से भी मैं, जब सूरज नहीं था
तब भी मैं था। कभी सूरज ही बुझ जाएगा फिर भी मैं रहूंगा, मतलब मैं शाश्वत हूँ अशरीरी चेतना के रूप में। हाँ, तो वो एहसास बहुत क्लियर कट स्पष्ट रूप से हो गया। तो उससे जीवन में देखने का दृष्टिकोण बदल गया, है ना। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होने लग जाती हैं ना। आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से चिंता नहीं करते, प्रभावित नहीं होते। जो अशरीरी चेतना है, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अभी के लिए आत्मा कह रहे हैं जी, वो उसका रियलाइजेशन आपको हुआ। तो अगर ऐसा है तो फिर आत्मा की एक यात्रा है जो डॉक्टर एस रंजन का ये अभी जो अवतार कहता हूँ मैं, इस अवतार के पीछे की जो यात्रा है, तो उस पीछे की यात्रा में भी फिर मतलब जो यात्रा खत्म हुई होगी तो डेथ हुई होगी, और डेथ के बाद फिर जो है जन्म की प्रक्रिया हुई होगी। तो दो चीज़ें हैं, मैं एक एक करके ही पूछूंगा क्योंकि पढ़ने को मिलती हैं चीज़ें, लोग कहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बदरस में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको अनुभव हुए हैं और सीधे उनसे पूछने का अवसर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर एस रंजन का जो पिछला जन्म है, या कितने कन्विक्शन के साथ वो ये बात कह पा रहे हैं, और आपकी बातों से समझ में आया कि शायद ध्यान एक तरीका है जिसमें हम अपनी यात्रा, आत्मा की यात्रा को महसूस करते हैं। जी, शायद सबसे सटीक तरीका होगा ये, आप बताएंगे। तो क्योंकि बिना डेथ के फिर ये यात्रा आगे नहीं बढ़ती है, तो मैं आगे का नहीं अभी पूछूंगा, लेकिन जो पीछे हो चुका है वो यात्रा मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। जी। पीछे की यात्रा में जो मुख्य बात होती है ना, जो एक साधक के लिए साधना की क्या क्या परिस्थितियां रही हैं ना, किन किन गुरुओं से मैंने क्या क्या सीखा है, वह महत्वपूर्ण है। और तो मुझे उसका आभास हुआ, मुझे उसकी याद आई, है ना। सबसे मुख्य रूप से बुद्ध के साथ बिताया हुआ समय। अच्छा। मैं अपने पूर्व जन्म में, एग्जैक्ट पूर्व जन्म नहीं, पीछे के किसी पूर्व जन्म में मैं गौतम बुद्ध के से मैंने ध्यान सीखा। अच्छा। ध्यान करते करते यह दिखने लग गया, और ये रोज दिख रहा है, मतलब वो धीरे धीरे पीछे खुलता जा रहा है, कड़ी बनती जा रही है। एक दिन थोड़ा सा दिखा, अगले दिन स्पॉन्टेनियसली, मैं देखने का कोई विशेष प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ ना। वैसे इंटेंशन के माध्यम से भी पास्ट लाइफ जल्दी खोले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक्टिव प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना डेली मेडिटेट कर रहा हूँ। ये उन दिनों जब मैं रोज 3 घंटे 5 घंटे बैठ रहा हूँ, उन दिनों की ही ये अनुभूति है। तो मुझे एक दिन बुद्ध की चेतना से भी साक्षात्कार हुए, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए हैं। अच्छा। और आज मैं तुम्हें 4 चीज़ें फिर बताता हूँ। अच्छा। तो उस समय के लिए मतलब 2006 में मुझे जो बातें सीखने की ज़रूरत थी, जैसे नो हरी, नो वरी, नो जजमेंट, नो कंप्लेन, वो मुझे उन्होंने सिखाया कि ये 4 चीज़ें तुम्हें छोड़नी है। नो हरी, नो वरी, नो जजमेंट, नो कंप्लेन। अच्छा, तो बुद्ध का समय, इसका मतलब तो काफ़ी पहले की बात हुई ये, अगर हम जितना हम समझ पाते हैं हिस्ट्री और जो अंकन है उसके हिसाब से, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 3000 साल पहले का समय हुआ। जी। तो ये सवाल शायद बचकाना लगेगा, लेकिन मैं पूछूंगा कि जो आजकल हम बुद्ध को जिस तरह से चित्रित करते हैं, जब आपको अनुभव हो रहा है, तो आप इसी तरह से बुद्ध से मिल रहे हैं, या वो कुछ अलग एहसास है, अलग अनुभव है? आपके माता पिता या ग्रैंडफादर में कोई है जो शरीर से छोड़ के जा चुके हैं? जी। और वो कभी ड्रीम में, शरीर छोड़ने के बाद कभी ड्रीम में आए, ऐसा कभी हुआ है? तो जब वो ड्रीम में दोबारा आते हैं, तो क्या हम उनके चेहरे को और उनके फॉर्म को हम देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं? वो दिखता है उतना स्पष्ट? मैसेजिंग ही ज़्यादा, जो डायलॉग है वही। हाँ, जो प्रेजेंस है, दैट प्रेजेंस इज वेरी क्लियर कट। और प्रेजेंस के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, जो ज्ञान मुझे मिला, जो बातें मुझे पता चली, बताई गई, वो जो है वो पावरफुल है, मेन वो है। तो बुद्ध का चेहरा कैसा दिखा, मैं चेहरा देखने में मैं इंटरेस्टेड नहीं, और इसको जब हम गूढ़ आध्यात्मिकता में, जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी के हिसाब से समझते हैं, देखते हैं, तो जो कारण शरीर है,
या महाकारण शरीर है ना, तो वहाँ पर चेहरे का आकार और आकृति नहीं रहती है। तो पता कैसे चलता है कि हाँ ये भगवान बुद्ध ही हैं और उनसे ही मैसेजिंग आ रही है या उनसे ही बात हो रही है? तो इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए अगर ड्रीम में अगर हमारे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को जो गए हैं और फिर अपीयर हुए हों, तो कैसे पता चल जाता है? वो प्रेजेंस क्लियर कट होता है यहाँ, ये उसमें कोई डाउट नहीं रहता है ना। फिर जब डाउट रहेगा तो फिर बाकी चीजें ही फिर प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। तो वो प्रेजेंस बुद्धा का ही है, वो बहुत स्पष्ट है, क्लियर कट है, बल्कि वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वो मोमेंट है ना, कि उस समय जो मेरे मतलब वो यह इस बात को 2006 अभी 2024 है ना, इतना 25 इतना लंबा समय हो चुका है जी जी जी, लेकिन फिर भी वो मोमेंट, हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस, खासकर जब आपने वो प्रश्न पूछा तो है ना, वो मेरे लिए बहुत लाइव है ना। मतलब जैसा ऐसा जैसे मेरे अभी कल की ही बात हो, मतलब चूंकि अभी अब वो आपके चेतना का भाग, हाँ क्योंकि मैं अभी लॉजिकल माइंड भी काम कर रहा है इसलिए मैं 206 बोल पा रहा हूँ, नहीं तो ये मेरे लिए बस कल रात की ही बात है, कल रात की ही बात। तो एक और सवाल मन में आ रहा है, और आज बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे मन में, क्योंकि हम ऐसे विषयों पे बात कर रहे हैं जिनके बारे में कई बार सुनने पढ़ने को मिलता है लेकिन विश्वास नहीं होता, और कुछ लोगों से बात करते हुए सहज विश्वास होता है। अगर हम लर्निंग के लिए आए हैं और चेतना का विकास करने के लिए आए हैं, तो शायद ये भी तो हो सकता था कि डेथ ना हो, क्योंकि डेथ होते ही फिर वो सारी लर्निंग और फिर अगला जन्म जब होता है तो फिर सारी चीज़ें भूल जाना, उससे बेहतर है कि एक प्रोलॉन्ग लाइफ चलती रहे और हम सीखते रहें। नहीं, बल्कि डेथ होता तो फिर वो लर्निंग हमने ली है कि नहीं ली है ये उतना इंश्योर नहीं रहता। अच्छा, हमारी हम मेमोराइज कर लेते, हम रट भी लेते। आज के एजुकेशन सिस्टम में आप एजुकेशनिस्ट हैं इसलिए मैं इसका एग्जांपल अधिक दे रहा हूँ कि मेमोरीज कुछ लोग रट भी लेते हैं लेकिन वो समझे कि नहीं समझे हैं। अगर लंबे इंटरवल के बाद आप उसको प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो आपने समझा है, प्रिटेंशन नहीं है। हाँ, तो वो इंटरवल मिलने के कारण ही ज़्यादा बेहतर चेक हो पाता। तो फिर मुझे बताइए कि एग्जैक्टली जब डेथ होती है उसके बाद होता क्या है, जो आपके अनुभव? हमारे 3 शरीर मुख्य रूप से हैं, वैसे तो 7 तल हैं, 7 तल पे हमारी चेतना है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कारण शरीर को मनस शरीर भी कहते हैं। अच्छा ना, तो मृत्यु के समय हम जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वास्तव में वो सूक्ष्म शरीर ही है ना भैया, वो आत्मा की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म शरीर का भी एक आकार है। जब आत्मा या चेतना की बात बोली जा रही है तो उस आत्मा का आकार नहीं है ना, वो निराकार है, ठीक ना। तो सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाती है, हमारे 7 चक्र होते हैं, तो वो व्यक्ति किस तल पर जीवन जी रहा हो उस चक्र से वो बाहर आता है। अच्छा, मान लीजिए कोई ज़्यादातर एवरेज जो कॉन्शसनेस है, लोग जो साधारण लोग हैं वो अपने मणिपुर चक्र से बाहर आते हैं, जो आध्यात्मिक हैं वो आज्ञा चक्र से, या जो इनलाइटेंड हैं वो सहस्त्रार से बाहर आते हैं। अच्छा, जो सूक्ष्म शरीर है, चेतना है, वो बाहर आ जाती है, और हमारे सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर इसके बीच में एक लिंकेज होता है जिसको सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है। अच्छा, कई बार ध्यान अवस्था के दौरान भी टेम्पररी साधक शरीर से बाहर आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो अगर साधक को पता नहीं हो इस स्पिरिचुअल एनाटॉमी की कि हाँ सूक्ष्म शरीर बाहर कभी आ सकता है, तो वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं इधर हूँ और मेरे जैसा ही इधर है। अच्छा, लेकिन अगर किसी को ने ध्यान की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो PSSM के अंदर, हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, वो हम हर एक ध्यान साधक को देखने को बोलते हैं, उसमें ये एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया है। तो फिर अगर आउट ऑफ बॉडी कभी मेडिटेशन के दौरान होते हैं तो डर नहीं होता। तो मृत्यु के समय
ये आउट ऑफ बॉडी होते हैं। मेडिटेशन के समय जब आउट ऑफ बॉडी होते हैं तो हम स्पिरिट गाइड के सुपरविजन में होते हैं और फिर थोड़े समय के बाद वो अपने आप वापस आ जाती है और सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। लेकिन मृत्यु के समय वो सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है। तो फिर बाहर अब एक बार आ गए तो वापस आना, तो वापस नहीं आ पाते। ठीक। वापस आने की कोशिश भी करें। अगर जो जीवात्मा की मृत्यु हुई है, शरीर से बाहर आ गया, अगर उसके भीतर मोह है तो वो इंटर करने की कोशिश करता है, इंटर कर ही नहीं पाता है। ठीक है, सिल्वर कॉर्ड ब्रेक हो गया। तो अगर वो थोड़ा सा भी सजग हो तो हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, देवदूत भी कहते हैं, तो वो उसे समझाते हैं कि अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब आगे चलो, आगे की यात्रा। लेकिन अगर वो अपने विचारों में इतना ज़्यादा जब उलझा हुआ हो, जब कभी कोई एंजाइटी का पेशेंट होता है या कोई बहुत ज़्यादा अपने ही थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, तो वो दूसरों की बातों को भी नहीं सुन पाता है। तो वो स्पिरिट गाइड देवदूत की बातों को भी कभी कभी कुछ जीवात्मा नहीं सुन पाती है, तो वो फ्रस्ट्रेट होते रहती है, वो घूमते रहती हैं अब शरीर के आसपास। तो इसलिए सनातन परंपरा में 13 दिन का रिचुअल है, अलग अलग कर्मकांड है, ताकि उस जीवात्मा को समझ में आ जाए कि अब तो तुम जाओ, तुम आगे की यात्रा पे जाओ, अब तुम्हारा इस शरीर से, इस परिवार से नाता नहीं रहा। जो साधक है, जिन्होंने कभी अपने आप को देख लिया हो शरीर से बाहर, या फिर थ्योरी में भी स्पिरिचुअल रियलिटी को देखकर इन बातों को समझ लिया हो, तो मृत्यु के समय वो सब फिर समझ जाता है कि अच्छा अब लगता है मृत्यु हो गई, अब हम आगे चले। आगे की दुनिया में बहुत कुछ है, ये एक बहुत लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, हाँ, क्या क्या होता है जो डेथ के दौरान होता है वो हमें समझना चाहिए, और जो मृत्यु उपरांत जो बहुत कुछ होता है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है लाइफ का रिव्यू। अच्छा, हम अपने पूरे जीवन को एक मूवी की तरह देखते हैं। अच्छा, समझिए कि एक आप जैसे सिनेमा हॉल में गए और एक बड़ा सा स्क्रीन लगा है, तो उस पे आपके पूरे जीवन की कहानी चलती है, जो हम जी के आए हैं। हाँ, जो आपके सिग्निफिकेंट इमोशनल मोमेंट्स हुए हैं, वो सभी सीन आप देखते हैं। आपने कब कहाँ पर कैसा व्यवहार किया, अच्छा, क्या आपने अप्रोप्रिएट व्यवहार किया जो आपको करना चाहिए था, या आप कहीं पर सेल्फिश हो गए, कनिंग हो गए, अब सिर्फ अपना अपना सोच रहे थे, कहाँ पे आपने झूठ बोला, कहाँ पे आपने धोखा दिया, कहाँ पे आपने चीटिंग करी, वो सब जो है वो दिखता है, और उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है, और वो जीवात्मा खुद करती है। मजेदार बात है, हमारे गरुड़ पुराण में और कुछ लिटरेचर में इसको हॉरर के साथ थोड़ा सा दिखाते हैं कि यमदूत जो है वो हमारे कर्म का न्याय करते हैं, चित्रगुप्त है वो दिखाते हैं। तो पुराने जमाने में जब लोग बहुत साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए ऐसे कहानियों का माध्यम, हाँ, ऐसा दीप बताया गया। वास्तव में हर एक जीवात्मा खुद ही अपने जीवन को देखती है। आप खुद ही अपने आप को मार्क्स देते हैं कि आपने अपना लाइफ कितने कॉन्शियसली, कितने मीनिंगफुली, कितने लव के साथ जिया। आपको तो पता ही है आपने क्या किया, हाँ, तो इसलिए आप सेल्फ रिवलेशन कर पाते होंगे। हाँ, तो आप खुद से खुद को मार्क्स देते हैं, और फिर कुछ रेस्ट का पीरियड होता है, अच्छा, कुछ ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना। उस दुनिया में भी हम पढ़ते हैं, उस दुनिया में भी हम म्यूजिक सुनते हैं। अच्छा, वो दुनिया बहुत बड़ी है, इस पे कई लोगों ने काम किया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर ब्रूस ग्रेशन, जो आफ्टर की बुक है। ये एक साइकेट्रिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद क्या होता है उसको ये स्टडी कर रहे हैं पिछले 40 साल से। अच्छा, हाँ, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर फंड है। एक बिलियनियर चेस्टर कार्लसन को रियलाइज हुआ था, उसने इस डिपार्टमेंट की स्थापना करी 50 साल पहले। एक डॉक्टर यान स्टीवेंसन हुए, वो नहीं है, उनके माध्यम से। अच्छा, वो डिपार्टमेंट चलता है, वहाँ पे जो भी रिसर्चर है उनकी सैलरी उसी फंड से होती है, जो रिसर्च का जो खर्च होता है। तो दुनिया में हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस को स्टडी किया गया है। और इस मामले में जो सबसे फेमस स्टोरी है वो अनीता मूरजानी की है। जी। अनीता मूरजानी
एक इंडियन ओरिजिन की महिला है, साउथ इंडिया में उसके पेरेंट्स थे, फिर वो हांगकांग शिफ्ट हो गए थे उसके पेरेंट्स, और अब तो वो यूएस शिफ्ट हो गई है। तो उसे कैंसर हो गया था, हॉजकिन लिम्फोमा, ब्लड कैंसर। जी जी। और फिर वो कैंसर मेटास्टेसिस हुआ, कैंसर फैल गया, और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उसके ऑर्गन, लीवर, किडनी फेल होने लग गए, और फिर उस समय वो मर गई, अपने शरीर से बाहर निकल गई। मतलब मेडिकली ये कोमा की अवस्था है, लेकिन वो जो आत्मा है वो बाहर गई। और बाहर जाने के बाद उसे पता चला कि वो तो अपना लाइफ, जो उसको कैंसर क्यों हुआ, अच्छा, हाँ, वो एक गिल्ट की भावना से जी रही थी। उसने अपने पिता के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया था, मतलब उनके विल के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज करी थी, और कुछ थे, तो जिसके कारण से उसकी लाइफ में गिल्ट था। लेकिन जब उस दुनिया में गए तो देखा तो हर जगह तो प्यार ही प्यार है। अच्छा, कोई जज करने वाला नहीं है। हम खुद ही अपने लाइफ को इवेल्युएट करते हैं बस। उसे उसके पिता मिले, और पिता की तरफ से तो प्रेम बह रहा था। उसे लगा था कि पिता उससे गुस्सा होंगे, लेकिन पिता तो प्रेम दे रहे हैं। तो उसको एक सेकंड चांस दिया गया कि यू कैन गो बैक एंड रीलिव योर लाइफ विद लव। तो जो तुम्हारे शरीर में जो कैंसर है वो खत्म हो जाएगा। वो उस दुनिया में इतना प्रेम है, इतनी शांति है कि बहुत सारी जीवात्माएं आना नहीं चाहती है। अच्छा, अनीता मूरजानी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थी उस प्रेम के लोक से वापस आने को, लेकिन उसे जब कमांड दिया गया कि वापस जाओ, वो वापस आई। तो वो इतना प्रभावी है कि एक तरफ पूरा जीवन है, बहुत सारे प्रेम और बहुत सारे प्रसंग होंगे, और एक तरफ कुछ घंटों का वो प्रेम इतना शक्तिशाली कि वो वापस नहीं वो आत्माओं के लोक का, वो प्रकाश के लोक का वो इतना शक्तिशाली है कि कुछ मोमेंट्स में ही, कुछ मिनटों में ही इतना उसके चेतना को प्रभावित किया कि वो वापस आई। जब तो वो 24 घंटे के लिए लगभग कोमा में थी। बाहर बांधने के बाद उसके कैंसर, उसके शरीर पे नींबू के आकार जितने बड़े बड़े गांठ हो गई थी। वो अगले 24 घंटे में ऐसे पिघल गए जैसे गर्म तवे पे आप आइस को डालेंगे तो तुरंत पिघल जाए, वैसे 24 घंटे में उसके विजिबल साइन डिसअपियर हो गए, जो गांठ वाले थे। वो उसे डिस्चार्ज दे दिया गया। जिस लेडी का लीवर, किडनी फेल उन्होंने लग गया था, जो कोमा में है, वो फिर से फंक्शनल हो गई। और फिर अगले 40 दिन में उसकी बॉडी पूरी तरह से फिट हो गई। मतलब वीकनेस, अब कोमा में थी, लीवर किडनी फेल हुए थे, तो स्ट्रेंथ आने में थोड़ा समय लगा 40 डेज में, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। 40 दिन के बाद उसकी बॉडी को देख के लगता है जैसे इसको कभी कैंसर भी था। और आज के तक भी उसने 2 किताबें लिखी हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में वो लेक्चर देती है, लोगों को एजुकेट करती है कि अपने जीवन को प्रेम से जियो। प्रेम ही जीवन का मुख्य बात है। उसकी हिंदी में पुस्तक है, मैंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है। तो ऐसे अनीता मूरजानी जैसे और भी कई सारे लोग हैं। कई सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं। नीदरलैंड में एक कार्डियोलॉजिस्ट पिम वॉन लोमेल, उन्होंने इस पर स्टडी किया। 300 पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के बाद पेशेंट, उनका हार्ट स्टॉप हो जाता है, उनको CPR देते हैं और कार्डियक रिससिटेशन के माध्यम से कुछ जो पेशेंट रहते हैं रिवाइव कर जाते हैं। जो पेशेंट रिवाइव हो जाते थे उससे वो पूछते थे कि तुमने कुछ देखा क्या, नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, तो जब पूछते गए तो पता चला कि लगभग 20% लोगों को वो ऐसे कुछ जैसा अनीता मूरजानी ने देखा, ऐसा आत्माओं के लोग का कुछ वो देख लेते हैं। और उस 20% में से 12% ऐसे लोग थे जिनको लाइफ रिव्यू भी होता है, अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। जैसे डॉक्टर राजीव पारती, एक और बड़ा नाम मैं बताना चाहूँगा क्योंकि वो दिल्ली के ही है। अच्छा, है ना। ऐसे वो कैलिफोर्निया में अब रहते हैं, और वो कार्डिक एनेस्थेसिस्ट थे। अच्छा। कार्डिक एनेस्थेसिया एक मेडिकल में एक प्रीमियम प्रोफाइल है। जी। और कार्डिक एनेस्थेसिस्ट का अपना वो जॉब करते थे, और साथ में
वो अपना शेयर मार्केट का काम और मेटलिस्टिक चीज़ों में लगे रहते थे। पेशेंट से ठीक से बात नहीं करते थे, बस जितना मिनिमम बात करना उतना बात करते और जल्दी से वो उससे भागने की कोशिश में करते। प्योरली प्रोफेशनल। हाँ, जो आज के मेडिकल प्रोफेशनल में भी कुछ डॉक्टरों का स्वभाव है जी। उनको प्रोस्टेट कैंसर, उनका जो प्रोस्टेट कैंसर का उनको ऑपरेशन हुआ था, कॉम्प्लिकेट हो गया उनका ऑपरेशन। 7 बार उनकी सर्जरी हुई और 7वीं सर्जरी के दौरान वो आउट ऑफ बॉडी हो गए। 8 मिनट के लिए उनका हार्ट रुक गया था और उस दौरान उनको अपने फादर और ग्रैंडफादर मिले। डॉक्टर राजीव पारती भी अपने पिता से डरते थे, बल्कि जब उस दुनिया में भी जब मिले तो पहला इम्पल्स तो उनका यही आया कि अरे पिताजी। पिछले पुराने जमाने में जब कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे और वो स्ट्रिक्ट होते थे क्योंकि कल्चर ही वैसा था, उनमें प्यार तो होता ही था लेकिन उनका वे ही वो था। मतलब डॉक्टर राजीव पारती कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जब भी टच किया है तभी टच किया जब उनको थप्पड़ मारना था, मतलब कभी प्यार से कभी नहीं किया। तो ये पैट्रियार्की सोसाइटी का एक वे है ये, और ये पास्ट में था, अब तो काफी चीजें बदल रही हैं। तो वहां भी मिलते हैं तो वो तो पहले मोमेंट में ही होता है पिताजी, है ना, लेकिन फिर वो पिता तो प्रेम दे रहे हैं। अच्छा। तो जो इनका जजमेंट था, है ना, कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया और साथ ही उनको अपने पास्ट लाइफ भी दिखे। डॉक्टर राजीव पारती का NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस यूनिक है उसी 8-9 मिनट। हाँ, कि उनको अपना पूर्व जन्म भी दिख रहा है कि वो ओपियम की खेती कर रहे हैं। अच्छा। वो ओपियम के नशे, खेती भी करते हैं और नशा भी करते हैं। तो उनको फिर सिंबोलॉजी मिली कि पास्ट लाइफ में तुम जैसे ओपियम के नशे में थे, तुम इस लाइफ टाइम में पैसे के नशे में हो। तो वो वापस आए और वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के मैं अल्टरनेटिव प्रोफेशन को आना चाहता हूँ। उनकी वाइफ सपोर्टिव निकली और उन्होंने कार्डिक एनेस्थेसिया जो कि एक बहुत प्रीमियम प्रोफाइल जो आप बता रहे हैं, उसको भी उन्होंने छोड़ के अब वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो उन्होंने भी किताब लिखी है, अनीता मूरजानी की किताब अंग्रेजी में है डाइंग टू बी मी, डॉक्टर राजीव पारती की किताब है डाइंग टू वेक अप, और बहुत ही वो पावरफुल थ्रिलिंग बुक है। सर मैं आपकी बात वहाँ से फिर से लेके जाना चाहूँगा। तो जीवन का इवैल्यूएशन हम करते हैं डेथ के बाद, उसके बाद फिर क्या? तो उसके बाद ये जीवन का इवैल्यूएशन जो भी करते हैं, अलग अलग जीवात्मा अलग अलग टाइम पे करती। कुछ लोग पहले रेस्ट करती है, अच्छा ना, क्योंकि इवैल्यूएशन करने के दौरान भी आपके पास थोड़ा सा एक रेस्ट स्टेट चाहिए ना। जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड से जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हों तो उनको थोड़ी हीलिंग की भी जरूरत पड़ती है ना। जैसे इस वर्ल्ड में रेकी और प्राणिक हीलिंग होता है, अच्छा ना, उस दुनिया में भी हीलिंग की आवश्यकता कुछ जीवात्माओं को पड़ती है। अच्छा, जितने वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, लाइफ के अप एंड डाउन से गुजरे होंगे, वैसा पड़ता है। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी मूवी है एस्ट्रल सिटी, नोसोलार। अच्छा, उसमें ये सारे कंसेप्ट भी दिखाए गए हैं थोड़े से, मतलब बुक्स में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेन तो अपनी अनुभूति से पता चलता है ना। थोड़ा बहुत बुक से पता चल सकता है और थोड़ा बहुत मूवी, अच्छी स्पिरिचुअल मूवी से भी पता चल जाता है। तो उसमें भी ये कंसेप्ट दिखाया गया है कि हीलिंग होती है। तो कुछ लोग हीलिंग करने के बाद फिर लाइफ रिव्यू के लिए आते हैं, कुछ लोग लाइफ रिव्यू करने के बाद फिर रेस्ट करने और हीलिंग करने जाते हैं। और फिर जो आपकी हॉबीज़ हैं ना, वैसे हॉबीज़ के अनुसार आप अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में जाके अपने आप को रिजुवनेट करते हैं अपने हॉबीज़ में, अपने पैशन में। अच्छा। जो हम पैशन, जैसे जो भी आर्ट्स हैं, जो भी म्यूज़िक हैं, खासकर वो सारे ना, जितने धरती पर म्यूज़िक की वैरायटी है, ऊपर की दुनिया में इससे 100 गुना ज़्यादा म्यूज़िक की वैरायटी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम धरती पर उतरते रहते हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हैंड ड्रम, वो अभी पिछले 20 साल पहले ही धरती पे आया है। अगर आप पीछे 50 साल में जाएं या 30 साल 30 ईयर्स में जाएं तो दुनिया में हैंड ड्रम नाम का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। लेकिन अभी पिछले 20 सालों से एक हैंड ड्रम अभी बहुत चल रहा है। दिल्ली में, बेंगलोर में मैंने देखा है, मतलब बहुत ही इजी वे में बजाया जा सकता है, बहुत सूदिंग उसकी आवाज़ है। तो ऊपर की दुनिया ज़्यादा
विस्तृत है, एक्सप्लोर ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा आनंदमयी है, हम्म, और नीचे की दुनिया उसका ही थोड़ा सा कार्बन कॉपी है। रिप्लिका है। और इसको संस्कृत में या इमराल टैबलेट ऑफ थॉट एक स्पिरिचुअल बुक है, उसमें ऐसा कहा जाता है, एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। तो जैसी ऊपर की दुनिया है वैसी नीचे की दुनिया है, अप टू कुछ एक्सटेंट, क्योंकि ये डेवलपिंग है ना, तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। और इनफैक्ट हर एक जीवात्मा का जो धर्म है, लाइफ पर्पस, भगवत गीता में धर्म की बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है, वो यही है कि ऊपर की दुनिया जैसा इस दुनिया को खूबसूरत और प्रेममयी बनाना। तो सर डेथ हुई, इवेल्युएशन ऑफ लाइफ हुआ, फिर हीलिंग हुई, और फिर अपने हैबिट को एक्सप्लोर करना है, फिर अल्टरन जो सीखने की चीजें हैं, आर्ट्स एंड म्यूजिक, उसे सीखना है, लाइब्रेरी जाना है, जैसे इधर की लाइब्रेरी है उधर भी लाइब्रेरी है, उस जो पढ़ने, जिनको पढ़ने का पसंद है, पढ़ने का जिनको शौक है, वो उस लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। एक और मैं मूवी का नाम बताऊंगा, लॉज ऑफ इटर्निटी, एक जापानीज मूवी है एनिमेशन की, एक जापानीज मास्टर है र्यूहो ओकावा, उन्होंने बनवाई है। तो उसमें भी इस कंसेप्ट को थोड़ा सा दिखाया गया है। अच्छा। कि ऊपर की दुनिया से नीचे डाउनलोड होता है, नीचे कोई रिसीव करने वाला चाहिए। जितने भी साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं वो ऊपर की दुनिया से वास्तव में डाउनलोड है। तो वो बाय चांस होता है, मतलब अननोइंगली होता है। अगर साइंटिस्ट, अगर मेडिटेटर हो और उन्हें इस कंसेप्ट का पता हो, एज अबव सो बिलो, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, या भगवत गीता में भी 15वें अध्याय में एक श्लोक जो है वो इसको थोड़ा सा टच करता है, ऊर्ध्व मूले अधः शाखम, ऊपर जड़ है, नीचे विस्तार है, नीचे शाखा है। तो हैबिट एक्सप्लोर करने के बाद वो एक हैबिट्स नहीं, अपने इंटरेस्ट, ठीक है, अपना आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरी। फिर मुझे उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब वापस अपने जो बचे हुए कर्माज हैं, जो बचे हुए लेसन्स हैं, कर्मा लेसन्स ही है वास्तव में, उसके अनुसार फिर से लाइफ की प्लानिंग और वापस फिर से जन्म लेने की तैयारी। तो ये लाइफ की प्लानिंग कौन कर रहा है? जैसे अगर डेथ हो जाती है और इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट बर्थ की तैयारी करनी है, तो प्लानिंग कौन कर रहा है? गॉड बैठे हैं प्लानिंग करने के लिए? देयर आर हॉल ऑफ विजडम। अच्छा। देयर आर हॉल ऑफ प्लानिंग, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे इनलाइटेड मास्टर, एसेंडेड मास्टर्स, जिसको थियोसॉफी में कहते हैं लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, उनके सुपरविजन में जीवात्मा खुद ही करती है। उनका मार्गदर्शन होता है, जैसे पीएचडी के गाइड है, तो जो पीएचडी कैंडिडेट है उसको तो पढ़ाई तो उसे खुद करनी पड़ती है, लेकिन गाइड जो है वो सजेस्ट करता है कि हाँ तुम्हारा थीसिस का टॉपिक ये होगा, है ना। तो वैसे ही कि इस लाइफ में तुम्हारा लाइफ पर्पस तुम ये रखो, ना, तुम इन कर्मास को बैलेंस करने के लिए इस तरह के पेरेंट्स चूज करो, इस तरह के फील्ड में जाना, इस तरह का लाइफ पार्टनर चूज करना। तो हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें हम अपने कर्मा के अनुसार प्रोविजनली कुछ हद तक प्लान करके आते हैं। प्रोविजनली कुछ हद तक प्लान करके आते हैं, मतलब उसे बदला जा सकता है अगर हम बहुत सजग होते हैं, लेकिन ये काफी हद तक ये प्लान रहता है। रफ स्केच हम बना चुके होते हैं। हाँ। मतलब उसमें क्या हम बना चुके होते हैं? हम अपने जीवन की परिस्थितियाँ बना चुके होते हैं, या किन से मिलना है ये बना चुके होते हैं, या जीवन के सारे बड़े निर्णय हम करके आए होते हैं? सारे बड़े निर्णय करके आए होते हैं। अच्छा। और इसमें भी ऐसा है कि जितनी उन्नत चेतना है, विकसित आत्मा है, ऑब्वियसली उसको उतना ज़्यादा प्लानिंग करने के लिए कंफर्ट रहता है, चॉइसेस हैं, उसके पास चॉइसेस होते हैं, लेवरेज है उसके पास, उसके पास पेशेंस होता है और वो समझ पाता है और कर पाता है।
अच्छा। इसको हम जब सोल जर्नी में समझते हैं तो जो धरती पर 300 से 400 जन्म है, तो इसको 7 अवस्था में बांटा जाता है ना। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल। अच्छा। तो अगर कोई बेबी सोल है तो वह तो जल्दी से जल्दी बस जन्म लेना चाहता है, तो वो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता, बस किसी तरह से जन्म लेने का मौका मिल जाए वो जन्म ले लेता है। तो असेंडेड मास्टर्स उनको रोकते नहीं है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ, देखिए अल्टीमेटली जो है वो फ्री विल, सबसे बड़ी बात होती है फ्री विल। अच्छा, वो इंटैक्ट है। फ्री विल का सबसे अधिक सम्मान होता है। जो मास्टर्स हैं वो एडवाइजर होते हैं, ओके। वो डिक्टेटर नहीं होते। आप उनके एडवाइस को कितना मानते हैं, कितना मानना चाहते हैं, ये मेजरली आपके हाथ में होता है। तो ये तो हो गया बेबी सोल। हाँ, जो जितने कॉन्शियस होंगे, जितने एडवांस होंगे, ओल्ड सोल होंगे, वो उतनी डिटेल प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। क्या मुझे अपने अधिक से अधिक कर्मा बैलेंस कर लेने, मुझे अधिक से अधिक अपने लेसन्स सीख लेने। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि मास्टर्स बोलते हैं कि इस जन्म में इतने कर्मा लेके मत चलो, जिससे जो हमारे जो कर्मा है वो एक तरह से हमारा कर्जा है। कि समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास 50 यूनिट ऑफ कर्मों का कर्जा है, तो वो कुछ जो थोड़ी ज़्यादा साहसी जीवात्माएं होंगी कि मैं एक ही जन्म में अपना सारे कर्मा चुका दूं, रिस्क टेकिंग। हाँ, लेकिन फिर तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अप एंड डाउन आएगा, बहुत धोखे मिलेंगे, बहुत बीमारियां आ सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपना कर्मा काटना है जल्दी से। हाँ, तो जब कभी कोई ऐसी जो थोड़ी ज़्यादा एम्बिशियस जीवात्माएं होती हैं तो उनको फिर लॉट्स ऑफ कर्मा, थोड़ा वो भी बोलते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन, इतना एक ही जन्म में सबको बैलेंस करने की कोशिश मत करो। तो फिर वो ऐसा सलाह देते हैं कि तुम इतने कर्मा तुम लेके चलो। इन टॉपिक्स पे एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट स्वार्ट्ज। अच्छा। एक है डॉक्टर ब्रायन वाइस, एक है माइकल न्यूटन और एक है रॉबर्ट स्वार्ट्ज। तो रॉबर्ट स्वार्ट्ज का वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो रॉबर्ट स्वार्ट्ज ने पाया अपने सेशन के माध्यम से और मीडियमशिप में जो डाउनलोड होता है कि ज़्यादातर जीवात्माएं एक जन्म में 3 सोल लेसन्स अच्छा प्लान करके आती हैं कि वो 3 चीज़ें वो सीखेंगी, और जो करेजियस होती हैं वो 4, 5 और 6 तक वो चूज करती है। तो आप मुझे इसमें बताएं कि जैसे मान लीजिए मैं सोल प्लानिंग में बैठा हूँ और मैंने सोचा कि मैं 3 या 4 लेसन लेके चलूँगा, तो कई बार उन लेसन्स को सीखने के लिए जो स्ट्रगल है वो तो है, हाँ। प्लस कुछ मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए होगी, कुछ टैलेंट भी चाहिए होगा। अब उस टैलेंट और रिसोर्स के लिए अगर मैंने पीछे कर्मा नहीं किए अच्छे, तो वो बनेंगे कैसे? तो वो कर्मा से आते हैं या चूंकि मैंने वो लेसन लिए हैं तो मुझे वो रिसोर्सेज मिलेंगे ही मिलेंगे? देखिए ये दोनों ही तरीके से है, और यहाँ पे लेसन्स जो हैं वो कर्मा से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उन अच्छे कर्म करने की वजह से आपके पास वो लेसन्स, आपने वो लेसन सीख लिया है, तभी आप वो अच्छे कर्म कर रहे हो। जैसे पेशेंस एक लेसन है। आपने ऐसे कर्म किए जिसमें आपको मेहनत लग रही थी और आपने पेशेंस बनाए रखा और वो काम करते रहे, आपको कोई टेम्पररी सेटबैक्स मिले, आप उस कर्म को पीछे नहीं हटे, आपने अपने प्रोफेशन को या बिजनेस को बंद नहीं किया, तो पेशेंस का लेसन आपने सीख लिया। तो जो आपने कर्मा जैसे आपके रहे, जैसा आपका लेसन रहा, वही आपके फिर एसेट और रिसोर्स बन जाते हैं। तो उस हिसाब से ही डिजाइन करना है। हाँ, तो लॉट्स ऑफ कर्मा इसी बात को प्लानिंग करते हैं कि लाइफ में, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट का कर्मा पे करना है, बैलेंस करना है, तो अगर वो अर्ली स्टेज पे करेगा तो पता नहीं उसके पास, अगर पॉजिटिव कर्मा का अगर उसके पास रिसोर्सेस कम है तो उसके लिए ज़्यादा पेनफुल होगा, है ना। अगर मिडिल एज में है और अगर उसके पास पॉजिटिव कर्मा का अकाउंट नहीं है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ तुम पॉजिटिव कर्मा अर्न कर लो, तो तब तक जब तक तुम्हारा बैलेंस करने का टाइम आएगा तब तक तुमने सपोर्ट मिल जाएगा, तुमने अपने कर्मा अर्न कर लिए हैं, तुम्हारे परिवार में तुमको प्यार करने वाले लोग तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तो तुमको केयर करने वाले तुम्हारे लोग आसपास होंगे। जब कभी कुछ बीमारी या एक्सीडेंट होगा तो पैसे तुम्हारे हैं कि तुम जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो वो डिटेल प्लानिंग होती है। इसलिए इट इज़ ए बिग
टास्क। जन्म लेना जो है वो इतना आसान बात नहीं है। मतलब तो समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर कि अगर मैं ऐसे करता चलूँ और मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, हाँ, फिर आत्मा की यात्रा कहाँ पहुँचती फिर वो मुक्त हो जाती है, इनलाइटनमेंट, कहाँ जाती है फिर? जीवन मुक्त हो जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार में चर्चा है। इनलाइटनमेंट के बाद सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार के बाद 7 अलग रास्ते खुलते हैं। अच्छा। 4 रास्ते जो हैं वो पृथ्वी ग्रह पे ही वापस होते हैं कि आप इसी पृथ्वी ग्रह के लिए आप गाइड बन सकते हो, केयर टेकर बन सकते हो, है ना। यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, कोई नया डिपार्टमेंट, अगर कोई नया सिस्टम अगर आना है तो उसके संरक्षक बन सकते हैं, है ना। 3 रास्ते अलग होते हैं जो पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह हैं, दूसरे गैलेक्सीज हैं, अच्छा। दूसरे सोलर सिस्टम हैं, वहाँ पर आप सीखने के लिए या सिखाने के लिए जाते हो। एक बहुत अच्छी पुस्तक है योगी कथा अमृत, परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। जी, जी। तो उसमें परमहंस योगानंद जी के जो गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी, वो शरीर छोड़ने के बाद एक दिन परमहंस योगानंद जी से मिलने आते हैं और सशरीर मिलते हैं। मतलब योगानंद जी जब मिले तो उनके शरीर को छू रहे हैं कि ये वही ये फिजिकल बॉडी में है, तो वो बिल्कुल लिटरली फील करते हैं हाँ ये स्थूल शरीर ही है, जबकि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, अब ये एक यौगिक मिराकल है। इनलाइटेड मास्टर, एसेंडेड मास्टर ऐसा मिराकल कर सकते हैं, हमेशा करें ही वो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। और उस समय युक्तेश्वर गिरी योगानंद के गुरु बताते हैं कि मैं हिरण्य लोक में, मैं सूक्ष्म लोक में, मैं टीचर के रोल में अभी हूँ। तो अलग अलग इनलाइटेड मास्टर्स अलग अलग रोल अपने अपने पसंद के अनुसार चूज करते हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है जानना। तो अब ये जो पूरी यात्रा आपने बताई, कुछ आपके अनुभव होंगे, कुछ हमने जानकारी जुटाई है, कुछ सज्जन सांगत्य से आया होगा। तो जो समझ पाया हूँ मैं कि अगर मुझे ये अनुभव करना हो तो सबसे सटीक सरल माध्यम ध्यान है जी। तो अब मुझे ध्यान पे प्रश्न करने हैं कि ध्यान दरअसल क्या होता है और ध्यान का विज्ञान क्या है, ध्यान से क्या होता है, ध्यान में क्या होता है। सबसे पहले ध्यान क्या होता है जी। तो ध्यान के लिए हमें जाना चाहिए पतंजलि योग सूत्र पे और भगवत गीता पे। पतंजलि योग सूत्र में आता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, एक उपनिषद में आता है ध्यानम निर्विषयम मनः, तो मन की निर्विषय अवस्था, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कोई थॉट्स नहीं है, वो शांत शून्य अवस्था ध्यान है। यानी कि अगर कोई माइंड से कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई नामस्मरण, मंत्र जाप या कोई विजुलाइजेशन, तो जब तक मेंटल एक्टिविटी है तो वो ध्यान से पहले धारणा वाली स्थिति है, कंसंट्रेशन वाली। ध्यान वो अवस्था है जब मन निर्विचार हो जाता है, मतलब नो माइंड स्टेट, और उस अवस्था में फिर आप कुछ करते नहीं हैं। तो आप तैयारी करते हैं, आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, और फिर एक बार आप उस अवस्था में चले जाते हैं तो फिर ध्यान में आप होते हैं, ध्यान घटता है, करते नहीं। हाँ, जैसे हम रात में सोते हैं तो हम रात में सोने के बाद कोई ऐसा कहीं बोलता है क्या कि मैं आज कल रात में मैंने 6 घंटे नींद किया? नहीं, we are not doer in that। हाँ, तो हम नींद सोने की तैयारी करते हैं, हम अच्छे से माहौल बनाते हैं, अंधेरा करते हैं, प्रॉपर बेड पिल्लो कंफर्टेबल करके, फिर नींद लाने के लिए हम लेटते हैं, है ना। कुछ लोगों को अगर नींद का कोई इशू होता है तो फिर वो योग निद्रा करते हैं या रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर करते हैं, है ना, रिवर्स काउंटिंग कुछ लोग करते हैं। तो फिर उससे नींद आ जाती है, और फिर एक बार आ गई तो फिर वो अपने आप रहती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अनायास। तो ध्यान में भी वैसा ही है कि ध्यान लाने के लिए आप एक स्टार्ट करते हो कि आप आंखें बंद करोगे, आंखें बंद करने के बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे। मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और बुद्ध ने आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन बताया। तो जो प्राकृतिक रूप से श्वास आ रही है, जा रही है, हम उस पर ध्यान लगाते हैं, और ये ध्यान की सबसे इजी, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और साइंटिफिक मेथड है। सांसों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते लगाते थोड़े पल में ही मन विचार शून्य हो जाता है,
है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा अपने माइंड को एब्यूज़ किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में, कंप्लेन में, बक बक करने में अगर टाइम लगाया है तो उनको थोड़ा समय लगता है, मन का अभ्यास बन चुका है। तो फिर वैसे लोगों के लिए हम बोलते हैं कि आप 40 डेज के लिए आप रेगुलर एक टाइम पर, मॉर्निंग या इवनिंग या दोनों टाइम पर आप फिक्स ध्यान में बैठें, तो फिर रेगुलर अभ्यास के बाद आपका वो ध्यान लग जाएगा। कभी कभी कुछ केसेस में मैं योग निद्रा भी रिकमेंड करता हूँ। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा दी गई एक टेक्निक है जिसको हार्वर्ड कहता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR। हार्वर्ड में माइंड बॉडी क्लिनिक है, इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में नहीं है। तो ये जो योग निद्रा है वहाँ पर वो PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के रूप में यूज हो रही है। तो योग निद्रा के माध्यम से भी मेडिटेशन में ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। मन की निर्विचार अवस्था ध्यान है। और आपने साइंस की बात करी है, तो साइंस के लैंग्वेज में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो सिस्टमेटिक नर्वस, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, दो नर्वस सिस्टम हमारे भीतर होते हैं। तो मेडिटेशन से इनमें हार्मनी आती है, बैलेंस आता है। जब हम रिलैक्स करते हैं तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में, जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो ये ब्रेन डेल्टा स्टेट में है। और जब हम रिलैक्स करते हैं, जो कि हम म्यूजिक के माध्यम से या योग निद्रा के माध्यम से भी, म्यूजिक जब मैं बोल रहा हूँ तो क्लासिकल म्यूजिक, नॉट बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक सुनने से भी आपका जो ब्रेन है वो अल्फा रिलैक्सेशन जोन में जा सकता है। और फिर मेडिटेशन जब हम करते जाते हैं तो फिर अल्फा से फिर वो थीटा में और फिर डेल्टा में, यानी कि जीरो स्टेट में। और ये EEG, एक ECG होता है जो अभी हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है, या कोई भी मूवी में हॉस्पिटल दिखाना हो तो ये हार्ट का दिखाते हैं, वो टुक 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 टू 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 चलता रहता है। और वो बाई चांस अगर वो टू हो जाए, इसका मतलब द सब्जेक्ट इज गॉन। तो ऐसा ब्रेन का EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, उसमें ये अल्फा ब्रेन वेव, थीटा ब्रेन वेव, डेल्टा ब्रेन वेव हम मेजर कर सकते हैं। और अब तो ऐसे गैजेट भी आने लग गए हैं जो अमेजन पे भी अवेलेबल हैं, जैसे म्यूज नाम का है, तो कोई भी पर्सन अपना खुद से मेजर कर सकता है। थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है बट अवेलेबल है। जो न्यूरो डिपार्टमेंट में या साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में EEG अलग अलग पेशेंट्स पे किए जाते हैं, है ना, तो मेडिटेशन पर्पज से भी किया जा सकता है। क्या मैं इसे ऐसे समझूं सर कि ध्यान का जो अभ्यास है वो हमें हमारे जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या जो हमने जो लेसन्स हम जिन्हें पूरा करने हम आए हैं, जब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं और अभ्यास करते हैं तो फिर हमें अपने जीवन की दशा दिशा ठीक करने में सहायता मिलती है? जब हमारे जीवन में मेडिटेशन आ जाता है, जब शांति उतरती है, तो फिर हमारी बुद्धि का विकास होता है। हमें समझ में आने लग जाता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। पहले हम रैट रेस में होते हैं, दूसरों को देखा देखी हम बस कुछ भी करने लग जाते हैं। परिवार में कोई सम्मानीय है या पड़ोस में, हम उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उनके जैसा हम कोई बिजनेस या कोई करियर चूज करते हैं, जबकि हमारा सिलेबस अलग है। हर एक जीवात्मा का अपना अपना हिसाब से है। हर एक जीवात्मा को अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, तो वह मेडिटेशन से हो सकता है। हर एक 10th के स्टूडेंट्स को, 12th के स्टूडेंट्स को उस प्रोफेशन में, उस करियर में जाना चाहिए जो उसके भीतर से आता है। तो अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन, है ना, तो मेडिटेशन से इंट्यूशन को सुनने में, समझने में आसानी होती है। अगर इंट्यूशन को फॉलो हम करेंगे तो हमारे लाइफ में फेल्योर विल बिकम ए हिस्ट्री, क्योंकि आत्मा की तरफ से कोई भी चीज फेल होने के लिए नहीं बनती है। क्योंकि हम स्पिरिचुअल वॉइस को नहीं सुन रहे होते हैं, इसलिए लाइफ में हम फेल होते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिसको भगवत गीता के लैंग्वेज में हम कहें तो धर्म को समझना। अर्जुन को भगवान कहते हैं अपना धर्म पहचानो और धर्म को निभाओ। जी, जी। तो हर एक जीवात्मा का एक धर्म है, पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको इकिगाई के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इकिगाई एक पॉपुलर बुक है, हर एक व्यक्ति को इकिगाई पढ़नी चाहिए और भगवत गीता पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट ये दो लिटरेचर अगर हम पढ़ लेते हैं और साथ में जीवन में ध्यान हो,
तो अंतरात्मा की आवाज जरूर समझ में आ जाएगी कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं। वो जिस फील्ड के लिए बने हैं उस फील्ड में जाएंगे तो उनका इनबॉर्न टैलेंट, नेचुरल टैलेंट स्पॉन्टेनियसली बाहर आएगा। आपको स्किल एक्वायर करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज होगा, सहज होगा। और जब आपके पास नेचुरल टैलेंट है तो आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। तो फिर सफलता तो आपके पीछे झक मार कर आएगी। जी, वो स्वाभाविक हो जाएगी। जो लगान मूवी का आमिर खान का डायलॉग है, नॉलेज की अगर आपके पास है सफलता तो खुद पे खुद आती है। जी। सफलता के लिए लोग जो जीते हैं वो जीने का ढंग नहीं होना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो आपकी सोल कॉलिंग है उसके लिए जिए। सफलता तो बिना मांगे आपके पीछे पीछे आएगी और वो ध्यान से संभव है। और ध्यान की बड़ी पद्धतियां मार्केट में हैं, लेकिन जो पद्धति आप बताते हैं या जो पिरामिड सोसाइटी से आती है तो वो आनापाना सती ध्यान, वो बड़ी सरल विधि है। हाँ। हम लोग अपने वीडियो में उसका लिंक भी लगाएंगे पीएमसी हिंदी चैनल में, और आपके भी कुछ वीडियोस हैं। तो ध्यान से ये तो बात समझ में आ गई कि जीवन को एक दिशा मिलती है और जो हमारा अपना सिलेबस है वो हम डाउनलोड कर पाते हैं, उस पर हम काम कर पाते हैं। आपने बीच में पिरामिड की बात की थी और मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं इसमें इस पिरामिड का भी कुछ प्रयोग होता है? बिल्कुल। हम पिरामिड के नीचे जब ध्यान करते हैं, यह तो एक पिरामिड कैप है जिसको हम पहनकर हम ट्रैवल जब हम करते हैं, जब हम पार्क में हो तब हम पिरामिड कैप का उपयोग कर सकते हैं। जब हम घर में हो तो हमें इस एंगल की, इस शेप के, मतलब इस एंगल को मेंटेन करते हुए हम बड़े पिरामिड 2 फीट 2 फीट बाय 2 फीट के या 4 फीट बाय 4 फीट के, 6 फीट बाय 6 फीट के, या कुछ लोग अपना छत ही अपना उस शेप में डलवा लेते हैं। तो पिरामिड के नीचे जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान लगभग 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो शक्तिशाली? मतलब कि आप 3 घंटे ध्यान आप पिरामिड के बगैर बाहर करें, वो ध्यान पिरामिड के अंदर 1 घंटे में आपको उतना प्रभाव मिल जाएगा। तो ब्रह्मश्री पत्री जी जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के फाउंडर हैं, 2006 में जब मैं उनसे मिला था, तो पिरामिड वैली बैंगलोर गया था, तो उन्होंने अपने अनुभव में पाया 1980s में कि पिरामिड के प्रयोग से तो ध्यान अधिक शक्तिशाली होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक टमाटर पिरामिड के बाहर रखा, एक टमाटर पिरामिड के अंदर रखा। अच्छा। जो पिरामिड के अंदर का टमाटर था वो अधिक दिन चला, है ना। वो सेविंग करते हैं, सेविंग का ब्लेड बाहर है और अंदर है, जो अंदर का ब्लेड है उससे अधिक दिन सेविंग हो रही है। तो हर वस्तु के लाइफ पर पिरामिड का प्रभाव है। बीमार व्यक्ति अगर पिरामिड के अंदर सोए तो वो जल्दी हील हो सकता है। और ये पिरामिड का बस एंगल इंपॉर्टेंट है? एंगल इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज का बना है ये इंपॉर्टेंट नहीं? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा। बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। एंगल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और साइज भी रिलेटिवली थोड़ा सा 2 फीट बाय 2 फीट का तो कम से कम होना ही चाहिए। और जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो भारत में तो पिरामिड से ध्यान करना ये तो ऑलरेडी पत्री जी ने ही। हाँ। आप हमें पत्री जी के बारे में बताएं। 2006 में मैं पत्री जी से मिला था। पत्री जी जो है वो एक इनलाइटन मास्टर है। 1982 में उनको इनलाइटनमेंट हुआ था और उसके बाद से वो फुल टाइम मेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए ही जीवन जीते रहे। और 2022 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 40 साल तक वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए ध्यान सिखाते रहे। तो उनसे मुझे भी एक लंबा अरसा रहा उनके साथ मिलने का, सीखने का। उनके बहुत सारी वीडियो पीएमसी हिंदी पर, पीएमसी इंग्लिश पे उपलब्ध हैं। पीएमसी हिंदी टीवी एक सैटेलाइट टीवी चैनल भी है। टाटा स्काई पे भी हम आते हैं 24/7। और यूट्यूब पे तो है ही, जियो टीवी पे है, कुछ और छोटे छोटे केबल चैनल पे भी है। तो पत्री जी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। बुद्ध से मैं कई जन्म पहले सीखा। ओशो से मैं लिटरेचर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो इन पर्सन, जो लाइव मैंने सीखने को मुझे मिला, वो पत्री जी के माध्यम से मिला। और पत्री जी भी अपने पूर्व जन्म में बुद्ध के शिष्य रहे थे। अच्छा। आनंद, हाँ, बुद्ध की कथाओं में आनंद का जिक्र आता है। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ही पत्री जी है। ओहो।
तो इसलिए भी जो बुद्ध की ध्यान विधि है पत्री जी ने उसका उपयोग किया। बुद्ध का मिडिल पाथ, हमें किसी एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, हमें संसार में रहते हुए निर्वाण पाना है। अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, बिजनेस में करते हुए हमें इनलाइटेंड होना है। ये पत्री जी का संदेश है, मिडिल पाथ। अप दीपो भव, हमारे इम्ब्लेम में यह बात दी हुई है। बुद्ध की ये लास्ट टीचिंग है, अपने पथ प्रदर्शक, अपने प्रकाश स्वयं बनो। गुरु पर भी निर्भर नहीं होना है। गुरु जो है वो गाइडिंग लाइट, वो आपको एक निर्देश देता है। जो बहुत सारी परंपराओं में ऐसा होता है कि गुरु को आप समर्पित हो, गुरु के आप आज्ञाकारी हो, अपना जीवन गुरु के लिए ही जीना चाहिए। यहाँ पर पत्री जी कहते हैं कि गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनके लिए जीवन होना चाहिए। उन बातों को अपने जीवन में उतारो, गुरु को मत फॉलो करो, गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करो और गुरु के जैसा काम करो ना। इस पत्री जी इसको बहुत इजीली बोलते थे। अगर कोई सचिन तेंदुलकर का फैन है तो क्या सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा के करते रहे ओम सचिन तेंदुलकर नमः, या मैं सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलूं? मैं लता मंगेशकर का फैन हूं तो मैं लता मंगेशकर की पूजा करूं कि लता मंगेशकर जैसा मैं गाना गाऊं? तो जब हम क्रिकेट और म्यूजिक से करें तो कॉमन सेंस कहता है कि हमें वैसा काम करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म में यह बात बहुत लोग नहीं पकड़ पाते ना। तो उन्होंने पूजा को डिस्करेज किया है और साधना को इनकरेज किया है, गुरुओं की टीचिंग्स को फॉलो करना। और पत्री जी ने तो इतने ब्रॉड माइंडेड हुए मैत्री बुद्धा कि उन्होंने सिर्फ अपनी टीचिंग को फॉलो करने के लिए नहीं कहा। पत्री जी के द्वारा अलग अलग अच्छे, उनकी नज़र में जो इनलाइटेंड मास्टर हैं, अच्छे मास्टर हैं, उनकी टीचिंग्स को उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम परमहंस योगानंद को भी पढ़ो, ओशो को भी पढ़ो, स्वामी राम को भी पढ़ो, और इंडियन मास्टर के साथ साथ वेस्टर्न ऑथर डॉक्टर ब्रायन वाइस, दीपक चोपड़ा खैर इंडिया से ही बाहर गए हुए हैं। दीपक चोपड़ा को पढ़ो, कार्लोस कास्टानेडा को पढ़ो, माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च को पढ़ो। मतलब बहुत 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 ही वाइड रिकमेंडेशन है जो है कि आप पढ़कर अध्यात्म को समझें। तो सर, जैसे पत्री जी एनलाइटेंड मास्टर हैं और अभी सशरीर वो हमारे बीच में नहीं है, तो क्या 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास सशरीर एनलाइटेंड मास्टर्स हैं? जैसे बहुत सारे हैं। जब आप थोड़े हमारे कोर मीटिंग में, कोर सेशन में आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, आपको खुद भी आभास होने लग जाएगा। अच्छा, देखिए इनलाइटमेंट को वर्ड को हम समझें, इन लाइट अट्यूनमेंट। जब आप प्रकाश से एक हो जाते हैं, अपने आप को प्रकाश फील करते हैं, दैट इज इनलाइटमेंट। और हमारे पिरामिड मास्टर में कई सारे इनलाइटेड मास्टर हैं। मैंने कहीं सुना कि पत्री जी कहते थे कि गोली को गोली मारो, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो मैं एक डॉक्टर से ही मैं पूछ रहा हूँ कि पत्री जी का ये जो संदेश है, और वहाँ से मैं उस पर पूछना चाहता हूँ सर, ये मैं अभी इस सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगा कि जो हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं और आपका अपना एक प्रोजेक्ट है जीरो बजट हेल्थ, उस पर मैं आपसे जानना। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल पावर को, एनर्जी को समझने लग जाते हैं तो वो एनर्जी इतनी पावरफुल है जो हमारे 7 चक्रास में बह रही है। तो इन चक्रास को एक्टिव करके, बैलेंस करके आप हर तरह की हीलिंग को पा सकते हैं। अच्छा। और हमारे मेडिटेशन सर्कल में दर्जनों ध्यानियों ने अपनी अलग अलग बीमारियों को ध्यान करते हुए पाया कि उनका थायराइड ठीक हो गया। अच्छा। उनका कैंसर ठीक हो गया। अच्छा। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन में जो एक रिलेटिवली काफ़ी नया ब्रांच है, वैसे 20 साल हो चुके हैं, अमेरिका में डेवलप हुए, इंडिया में 10 साल हुए हैं। CMC वेल्लोर की तरफ से एक लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन बुक भी आई हुई है जो 24 डॉक्टरों ने मिलकर लिखी है। अच्छा। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन के माध्यम से भी यह बात समझ में आ रही है कि जितना हम अपने लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन जीने के तरीके को, जीवन शैली को ठीक करेंगे, हम अपने आप को ठीक रखेंगे, या बीमारी भी हो गई है तो भी हम रिकवर कर सकते हैं। 85% बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर को हम मेडिटेशन फोकस्ड लाइफ स्टाइल से, कॉन्शियसनेस फोकस्ड लाइफ स्टाइल से बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। हमें आपके पास उदाहरण है? हमारे पास, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कैंसर, रेक्टल कार्सिनोमा का एक सब्जेक्ट को मैंने
जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी रिकमेंडेड थी, उसको 1 साल के ट्रीटमेंट के माध्यम से चक्रा पे काम, एक्यूपंक्चर, मैं एक्यूपंक्चर भी करता हूँ जिसमें नाड़ियों पे सुई लगाते हैं जी, एक्यूपंक्चर, चक्रा वर्क, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, है ना, जो हमारे पंचकोश आ जाते हैं जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी को समझते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सभी पे मेरे वीडियोस पीएमसी हिंदी पर हैं। तो हम इन कोशों पे जब काम करते हैं तो हीलिंग होती है। तो कैंसर ठीक हुआ है। कॉडा इक्विना सिंड्रोम एक बहुत रेयर डिजीज है जिसमें लोअर स्पाइनल नर्व डिसफंक्शनल हो जाते हैं और एक एडल्ट पर्सन को बॉवेल ब्लैडर मूवमेंट पता नहीं चलता, पेशाब पैखाने का पता नहीं चलता है, तो आपको 24 घंटे डायपर में जीना पड़ता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक पटना का पेशेंट लखनऊ, दिल्ली, वेल्लोर सभी जगह जा गया, उसने फिर मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने उसे चक्रा पे काम करना सिखाया, नाड़ियों पे काम करना सिखाया और उस पे वो काम करते गई तो 1 साल में उसका कॉडा इक्विना सिंड्रोम 90% ठीक हो गया। 1 साल में? हाँ, देखिए जब कोई बड़ी बीमारी है तो आपके पास 1 साल का धैर्य तो होना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 1 साल में कम ही मैं समझ रहा हूँ। तो कैंसर, कॉडा इक्विना सिंड्रोम या कोई ऑटो इम्यून बीमारी या कोई हेरिडिटरी बीमारी, तो यहाँ पे मेरे एक मेंटर हैं डॉक्टर बर्नी सीगल जो कि सर्जन है और वो कहते हैं देयर इज नो इनक्यूरेबल डिजीज, दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। और मेरे एक मेंटर हैं ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर इयान हैरिस, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उन्होंने एक किताब लिखी है सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही है उसमें मोर देन 50% सर्जरी जो है उसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसको हम लाइफस्टाइल मेडिसिन से भी हम उसको हील कर सकते हैं। जी, जी, और लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ साथ मैं तो एनर्जी मेडिसिन, चक्रा पे भी काम कर रहा हूँ। हम मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश पर भी काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फील्ड हो जाता है। और पीएमसी हिंदी पर हेल्थ परिवर्तन प्लेलिस्ट नाम से 24 वीडियो की एक मेरी सीरीज है जिसमें मैंने इन अलग अलग टॉपिक्स की बहुत अच्छे से विस्तार में बात की है। तो इतना बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर एस रंजन से बात करते हुए इतने सारे विषय हैं, हम शायद 1 घंटे की बातचीत में उसको समेट नहीं पाएंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश ये ज़रूर थी कि अगर हमको और आपको आज कोई सुने बतरस में तो वो इस फील्ड के बारे में जाने जो हमें नहीं दिखाई देता। सिर्फ 5 सेंसेस की दुनिया ही दुनिया नहीं है, ये दुनिया बहुत छोटी है दरअसल, इसके बियॉन्ड बहुत बड़ी दुनिया है और हम उसके पार्ट हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं। तो आपके माध्यम से एक झलक दिखाने की कोशिश हुई आज के एपिसोड से, बतरस के इस एपिसोड से। अगर हम अपने दर्शकों में वो रुचि भी जगा पाए, वो इस दिशा में थोड़े बहुत आगे बढ़ पाए, इसे मैं सार्थक समझूंगा और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बतरस में आने के लिए सर। मैं एक फाइनल मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग जुड़ना चाहें तो आप हमारा एक ऐप है पीएमसी ऐप, उसको डाउनलोड करके आप पीएमसी हिंदी के आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, पीएमसी हिंदी और पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, इस तरह से 5 हमारे यूट्यूब चैनल है। उसके माध्यम से आप मेरे वीडियोस और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेडिटेशन टीचर्स की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके घर में बाय चांस अगर टाटा स्काई, टाटा प्ले हो तो उस पर भी हम 1088 पर आते हैं 24/7। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं और कई सिटीज़ में, कई जगहों पे पिरामिड ध्यान केंद्र है। आप पीएमसी ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर एक्सप्लोर कीजिए और अगर आपकी सिटी में आपके आसपास है तो वहाँ पे भी जाकर आप फिजिकली भी पिरामिड मेडिटेशन सीख सकते हैं। और जो ये अलग अलग बातें मैं कर रहा हूँ वो अलग अलग जगह पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरह के हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। पीएमसी हिंदी पर ही 21 डेज़ का मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बीच बीच में हम चलाते हैं, जहाँ पर मॉर्निंग में 1.5 घंटे का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होता है, जिसमें ये स्पिरिचुअल साइंस के अलग अलग टॉपिक बताए जाते हैं और अलग अलग मास्टर आके बताते हैं। 21 डेज में 21 पिरामिड मास्टर्स को आप सुनते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रेनर बहुत सारे हैं। जो ब्रह्मश्री पत्री जी का जो विजन है, जो पीछे बुद्धा का ही है, ध्यान जगत, हमें पूरी दुनिया को ध्यानी बनाना है, स्पिरिचुअलाइज करना है। तो यहाँ पर टीचर बनाने पर, ट्रेनर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हर एक व्यक्ति को इनकरेज किया जाता है कि आप सिखाना शुरू करो और बहुत सारे ट्रेनर तैयार हो चुके हैं। और हाँ, हमारे 99% प्रोग्राम जो है वो निःशुल्क होते हैं।
तो बहुत बहुत आभार सर, हम सब थोड़े बहुत एनलाइटन फील करेंगे इस एपिसोड के बाद। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम MYDK महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में आने जा रहा है। 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का ये 5 डेज़ का प्रोग्राम निःशुल्क है। उसको अटेंड करना और वहाँ पर भोजन, बस आपको वहाँ पर आना है और एकोमोडेशन आपको अपने हिसाब से बुक करना है। mydkindia.org पर जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करें और ऋषिकेश आकर गंगा किनारे आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के प्रोग्राम को 5 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं।